हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले ना हम थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं सो दैट हमें ना क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि जो सिटीजनशिप है इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका सोर्स क्या है। तो ये लिया गया है यूके से। ये जो भी मैं सोर्स वगैरह आपको बताती हूँ ना, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पीटी में। ठीक है। फिर है कि नागरिकता के जो प्रोविज़न हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए गए हैं। तो ये है पार्ट 2। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स जो हैं जो सिटीजनशिप से डील करते हैं वो है आर्टिकल 5 से 11। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, इसमें कोई परमानेंट सिटीजनशिप के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं सिटीजन से, मतलब उन्हीं लोगों से डील करता है जो हमारे संविधान लागू होने, मतलब 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे कौन सिटीजन होंगे इंडिया के, उसके बारे में सिर्फ बताता है। ठीक है। तो इसमें जो है कुछ ऐसे प्रोविजंस नहीं है कि कौन सिटीजन नहीं होंगे। नहीं के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया है। कौन उस टाइम पे होंगे, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन होंगे, बस वही बताया गया है। ठीक है। फर्दर इसमें क्या है ना कि ये इसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज टाइम टू टाइम ला सकती है। ठीक है। तो पार्लियामेंट ने इसी में, फिर आपको ध्यान होगा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आई थी पार्लियामेंट, जिसको टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है। ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ही मेन पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को वो इलेबोरेट आगे कर सकती है। ठीक है। इसके क्वेश्चंस करने से पहले ना हम थोड़ा सा इसके आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़े कन्फ्यूजिंग भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 5 से। तो आर्टिकल 5 मेनली बोलता है कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ, मतलब कब, 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन होंगे, सिर्फ यही बताता है। तो कौन होंगे, जो डोमिसाइल ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, या तो डोमिसाइल होंगे या इंडिया में पैदा हुए होंगे, वो उनका मतलब बर्थ इंडिया में होगा, पेरेंट्स इंडियन होंगे, ठीक है, या फिर इंडिया में 5 साल से रह रहे होंगे। ऐसे लोगों को इंडिया का सिटीजन बोला जाएगा। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आर्टिकल 5 है वो बताता है उन सिटीजन के बारे में जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया के सिटीजन होंगे। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है आर्टिकल्स, तो सिर्फ ये कीवर्ड से याद रख लेना है कि कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे इंडिया के सिटीजन होंगे। ये हमारे आर्टिकल 5 में दिया गया है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 6 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 6 मेनली बताता है ऐसे सिटीजन को जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ऐसे माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। अभी कब आए हैं, इसके लिए ना एक डेट है। ठीक है। हालांकि डेट उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए है कि 19 जुलाई 1948 से जो पहले आए हैं, जो इससे पहले आए हैं, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन हैं। ठीक है। लेकिन जो इसके बाद आए हैं उनको क्या है, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और इंडिया में रहने से, और एटलीस्ट 6 महीने से वो इंडिया में रह रहे होंगे। ऐसे लोगों को सिटीजन माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें मेनली आप लोग को याद रख लेना है कि ऐसे माइग्रेंट जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं वो लोग कहलाएंगे हमारे सिटीजन, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 7 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 7 बोलता है कि ऐसे पर्सन्स
जो पाकिस्तान चले गए थे, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। कब चले गए थे इसका भी एक डेट है, जैसे कि 1 मार्च 1947। ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए हैं 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, आफ्टर, इसके बाद चले गए हैं। लेकिन बाद में जैसे जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारा और रिसेटलमेंट हुए थे, तो रिसेटलमेंट के बाद वो आ गए हैं वापस। ऐसे लोगों से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हमारे आर्टिकल 7 में दिए गए हैं, ठीक है, जो रिसेटलमेंट से आए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सिटीजन बनने के लिए क्या चाहिए, तो वो इंडिया में एटलीस्ट 6 महीने से रह रहे हों। कौन से 6 महीने से? वो रजिस्टर कर सकते हैं अपना सिटीजनशिप के लिए, तो उस रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के बाद वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक कीवर्ड याद रखना है कि माइग्रेंट टू पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान चले गए थे, फिर लौट के रिसेटलमेंट से इंडिया में आए हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 8 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 8 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 8 बात करता है ऐसे लोगों की जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो रह रहे हैं कहाँ? आउटसाइड इंडिया, मतलब किसी बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो वो कैसे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं कि या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हो, ठीक है, और वो इंडियन डिप्लोमेटिक जो मिशन होते हैं, ठीक है, जो इंडिया की एम्बेसीज होती हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हों। इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसमें वो लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए, तब वो इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं। तो ये जो है, ये 4 मेन ऐसे हैं जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसमें बस इनको कीवर्ड से याद रख लेना है, जैसे कि आर्टिकल 5 है जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कौन सिटीजन होंगे। आर्टिकल 6 से बताता है कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं पीपल इंडिया में, मतलब पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। फिर है कि आर्टिकल 7 बताता है जो पाकिस्तान गए थे लेकिन बाद में वापस आए हैं। और जो आर्टिकल 8 है वो बताता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया के ऐसे लोग जो बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जैसे यूके, यूएसए, श्रीलंका, अफ्रीका, कनाडा, ये सब में रह रहे हैं, उनके बारे में बताता है। तो ये मेन हमारे चारों जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करते हैं। आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल 8 तक हो गया है। 9 में हम देखते हैं क्या है आर्टिकल 9। सो आर्टिकल 9 हमारा बोलता है कि ऐसे लोग जो वॉलेंटरी एक्वायर कर लेते हैं सिटीजनशिप किसी और कंट्री का, ठीक है, किसी और फॉरेन कंट्री का, मतलब वो फॉरेन के सिटीजन बन जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, ठीक है। वो उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए अगर वो किसी दूसरी कंट्री का एक्वायर कर लेते हैं सिटीजनशिप, तो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। फिर है हमारा आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 भी कुछ ऐसा ही है, बट ये बोलता है कि कौन से लोग सिटीजन बने रहेंगे, मतलब कि कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। तो वैसे लोग जो जब तक सिटीजन बने रहेंगे, जब तक कि कोई लॉ फ्यूचर में पार्लियामेंट ना लेके आ जाए सिटीजनशिप से रिलेटेड, तब तक वो जो सिटीजन है वो सिटीजन बने रहेंगे, ठीक है। फिर हमारा है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये बोलता है कि पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि वो टाइम टू टाइम लॉ ला के सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को
ला सकती है, बना सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट वाला, इसको आप याद रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविज़न बना सकता है, तो वो बना सकता है हमारा पार्लियामेंट। चलिए, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इनको कीवर्ड से याद रख लेना है। आर्टिकल, मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछे जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि इनको कैसे सॉल्व करना है और कैसे याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1951 इन रंगून, whose father was a citizen of India by birth at the time of his birth, is deemed to be an Indian citizen by descent. Second है, a person who was born on 1st July 1988 in Itanagar, whose mother is a citizen of India at the time of his birth, but the father was not, is deemed to be a citizen of India by birth. अब देखिए, इसमें जो प्रोविजंस ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग है। तो सिटीजनशिप जो एक्ट 1955 है वो सिटीजनशिप को डिफाइन करता है और ये बताता है कौन कौन सी सिटीजनशिप के बारे में, कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, फिर बाय नेचुरलाइजेशन, और बताता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सो ये 5 टाइप की सिटीजनशिप के बारे में बताता है, ठीक है, कि कौन से सिटीजन कौन से लोग हैं जो इनके बेस पे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो इसको हम आने वाले क्वेश्चंस में धीरे धीरे इनको डिफाइन कर लेंगे, समझ लेंगे। अभी के हिसाब से जो है हम इन 2 वर्ड का मीनिंग समझते हैं और इसको देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो हमारे क्वेश्चन में डिसेंट पूछा गया। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि पीढ़ियाँ, जैसे वंश, ठीक है, पूर्वज जैसे होते हैं। और बर्थ तो पता ही है, जन्म। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो डिसेंट के बारे में क्या बोलता है। अब ये भी बोलता है कि इसमें भी डेट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे डेट का। ये बोलता है कि जब संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 से लेके और 10 दिसंबर 1992 तक जो कोई भी पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है, अगर उसके फादर जो हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं। तो फादर है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये डेट है इनके बीच में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 1951, तो ये इसके बाद आता है, ठीक है, मतलब कि इस टाइम पीरियड के बीच में ही है। 26 जनवरी 1951 को रंगून पता ही है, म्यांमार की बात हो रही है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो वो जो बच्चा है वो 26 जनवरी 1951 को रंगून, मतलब इंडिया के बाहर पैदा हुआ है। तो और उसके फादर जो हैं वो बाय बर्थ इंडियन है, वो इंडिया के सिटीजन हैं। तो इज डीम्ड टू बी एन इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट, तो सही है, वो डिसेंट से मतलब अपने वंश के आधार पे इंडिया के सिटीजन होगा वो बच्चा। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ए पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1988 इन ईटानगर। ईटानगर क्या है हमें पता ही है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। हुज मदर इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उसकी मदर जो है वो इंडिया की सिटीजन है। अब इसमें भी एक डेट दिया गया है, ठीक है, कि क्या डेट है इसमें दिया गया है कि ऐसे बच्चे जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए हैं, उनके ईदर ऑफ पेरेंट, मतलब या तो मम्मी या तो पापा,
इंडिया के सिटीजन होंगे उनके बर्थ के टाइम, तो वो भी बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो बात है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए होंगे। तो ये क्वेश्चन में हमारा यही, कहाँ पैदा हुए होंगे, इंडिया में। तो ये बात कर रहे हैं 1 जुलाई 1988 की, तो ये 1 जुलाई 1987 के बाद ही आता है, और 3 दिसंबर 2004 से पहले है। तो बाय बर्थ ये जो बच्चा होगा ये इंडिया का सिटीजन होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो भी एकदम करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 और 2। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कैन ए पर्सन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली वेज ही पूछे जाते हैं कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कितनी टाइप से जो है कोई एक आदमी सिटीजन बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, बाय बर्थ बन सकता है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, ये सही है, बर्थ से बन सकता है। बाय डिसेंट बन सकता है, मतलब वंश के आधार पे बन सकता है। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन करके बन सकता है। बस एक इसमें है कि वो 7 साल से इंडिया में रह रहा होना चाहिए। ठीक है, फिर वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। फिर है बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया में रह रहा हो या इंडिया में काम कर रहा हो, ठीक है, और कोई किसी एक बहुत अच्छे स्पेसिफिक किसी एरिया में, जैसे जैसे साइंस हो गया या आर्ट्स है, फिलोसफी है, लिटरेचर है, इन सब में वो काम किया हो, कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको नेचुरलाइजेशन के बेस पे सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दे सकती है, सिटीजनशिप दे सकती है इंडिया की। ठीक है, बस एक ही है कि वो जो पर्सन है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नेचुरलाइजेशन है। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अगर इंडिया कोई टेरिटरी को एक्वायर करता है तो उसके रहने वाले जो लोग होंगे वो भी इंडिया के सिटीजन होंगे। तो इस हिसाब से ये पांचों जो हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट में बताए गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the citizenship in India? तो ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि आर्टिकल 5 to 11 जो हैं वो डील करते हैं सिटीजनशिप से। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 5 to, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ बीन अमेंडेड। ठीक है, तो सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो कई बार अमेंड हुआ है, जैसे 1986 में भी अमेंड हुआ था, 1992 में भी हुआ है। ठीक है, 2003 में भी हुआ है, जब OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है उसको लेके आया गया था और उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है। फिर 2005 में हुआ है, फिर 2019 में भी हुआ है। तो कई बार हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो अमेंड हुआ है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Constitution of India deals with the right of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India? ये मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल हमारा कौन सा है, तो वो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 8। ठीक है, आर्टिकल 8 है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 7 मैंने आपको बताया ही था, कौन से लोग जो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए हैं।
लेकिन रिसेटलमेंट के बाद वापस आए हैं। आर्टिकल 10 में क्या है बताया था, कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि उससे रिलेटेड प्रोविज़न अगर पार्लियामेंट में कुछ नहीं आ जाते हैं। अगर कुछ ऐसे प्रोविज़न्स पार्लियामेंट लेके आती है कि वो हमारी सिटीजनशिप को सीज़ कर पाए, तो वो जो है आर्टिकल 10 में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या था कि अगर कोई वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप, तो उसके जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि इससे रिलेटेड जो पावर है वो किसको दी गई है, तो वो दी गई है पार्लियामेंट को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मैंशनड। मैंने आपको बताया ये कौन से पार्ट में दी गई है, तो पार्ट में 2 में दिया गया है सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट्स वगैरह आप लोग याद कर लेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 2। अब बाकियों में क्या दिया गया है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में क्या दिया गया है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। पिछले चैप्टर जब कर रहे तो बताया था आपको मैंने कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है पार्ट नंबर 1 में। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट। और पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में है DPSP। तो ये पार्ट हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे ना, उसके पार्ट्स, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि BPSC में ये जो चीज़ें हैं ना, आर्टिकल या फिर पार्ट, ये सब पूछे जाते हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद रखते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इम्पॉर्टेंट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये हमने बहुत अच्छे से, मैंने आपको बोला था ना, इसके बस कीवर्ड याद रख लेने हैं, तो हमें आर्टिकल अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड था ना, पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में था, तो ये था आर्टिकल 6 में। ठीक है, फिर है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट बीइंग द सिटीजन। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जो है दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, मतलब वहाँ का सिटीजन बन जाता है, तो इंडिया की सिटीजन जो है ऑटोमेटिकली उसकी कैंसिल हो जाएगी। ये कौन से आर्टिकल में था, ये था आर्टिकल 9 में। ठीक है, फिर है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उस टाइम पे कौन से लोग जो है इंडिया के सिटीजन होंगे, ये कौन से आर्टिकल में था, तो ये था आर्टिकल 6 में, सॉरी आर्टिकल 5 में। ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ये भी हमने पढ़ा था। देखिए ये कीवर्ड ही हैं, ये कीवर्ड आप ध्यान में रखेंगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। माइग्रेंट टू पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान चले गए, ये कौन से वाले में था, ये था आर्टिकल 7 में। तो इस हिसाब से फिर हमारा कौन सा आंसर सही होगा, आर्टिकल 6 कौन से में है, 3 में, आर्टिकल 9 है 5 में, आर्टिकल 5 है 1 में, और आर्टिकल 7 है 2 में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, बस ये कीवर्ड्स आप याद रख लेंगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, एकदम से इजीली याद हो जाएगा कि वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, फिर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड माइग्रेंट टू पाकिस्तान। ये कीवर्ड्स याद रह जाएंगे ना तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन 1-2 भी याद रह जाएंगे तो भी हो जाएगा काम हमारा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, by which of the following ways can a person lose citizenship of India? तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें 3 टाइप से दिया गया है कि कौन से ऐसे लोग होंगे जो अपनी सिटीजनशिप लूज़ कर देंगे। तो वो कौन कौन से हैं? बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन या बाय डेप्रीवेशन। द रिनाउंसिएशन क्या कि कोई खुद ही मतलब वॉलेंटरली सरेंडर कर देता है, वॉलेंटरी सरेंडर कर देता है अपनी सिटीजनशिप को, खुद ही डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, कि मैं अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहूँगा, तो वो रिनाउंस कर देता है, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ठीक है, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब डेप्रीवेशन है, डेप्रीवेशन है कि जो गवर्नमेंट उसको उसकी सिटीजनशिप को रिमूव कर दे, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट क्यों कर दे? क्योंकि अगर कोई फ्रॉड से, ठीक है, सिटीजनशिप को एक्वायर करता है धोखेधड़ी से, ठीक है, या फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रति जो डिसलॉयल्टी दिखाता है, या जो कोई इंडिया का कोई वॉर होता है तो वो एनिमी को, मतलब हमारे दुश्मनों को हेल्प करता है, ठीक है। वो इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो जो है 7 साल से बाहर ही रह रहा है, इंडिया में आया ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जो है खुद ही हटा देती है सिटीजनशिप, उनकी सिटीजनशिप गवर्नमेंट खुद ही रिमूव कर सकती है। तो ये तीनों वेज हैं जो सिटीजनशिप के लॉस के दिए गए हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। सेकेंड है, द प्रोविजन फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वाज रिपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट जो है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी के बारे में भी बताता है, तो ये एकदम सही है। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था उसमें कॉमनवेल्थ जो नेशंस थे, मतलब जो जैसे कि यूके हो गया, मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थे, यूके, यूएसए या कनाडा वगैरह, वहाँ के जो लोग थे उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था ऑर्डिनरी फॉरेनर्स से के अलावा, ठीक है। तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था जो कॉमनवेल्थ कंट्री के लोग होते थे। तो ये दिया गया था ओरिजिनली 1955 में, बट इसको रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन उसका रिपील का एक्ट जो है वो 2003 है, ना कि 2005। तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे, आपको समझ में आएंगे। और हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड जो मैं आपको बता देती हूँ कि सिटीजन जो है वो कैसे फॉरेनर्स सिटीजन से अलग हैं, कैसे, मतलब उन ऐसे इंडिया के सिटीजन को कौन से स्पेशल ऐसे सिविल या पॉलिटिकल या और राइट दिए गए हैं जो कि फॉरेनर जो फॉरेन है के लोग हैं उनको नहीं दिए गए हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, या आर्टिकल 16 है राइट टू इक्वालिटी, या आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर है कल्चरल एजुकेशनल राइट। ये ऐसे राइट हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिए गए हैं, जो अदर मतलब बाहर के लोग हैं जो सिटीजन नहीं हैं उनको नहीं दिए गए हैं। तो ये कुछ आर्टिकल हैं, जैसे कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30,
इस टाइप से जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। इसके अलावा उनको राइट टू वोट है, ठीक है, कंटेक्स्ट इलेक्शन है, ये सब राइट जो हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हैं। फॉरेन के जो सिटीजन हैं या जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं उनको नहीं दिए जाते हैं। बस एक है कि वो अगर फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं, इंडिया के फ्रेंड कंट्री हैं, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आर्टिकल 222 के अंडर आता है उसका उनको मिलता है बेनिफिट। अदरवाइज़ अगर जो फ्रेंडली कंट्रीज़ नहीं हैं, जैसे दूसरी अगर कंट्रीज़ हैं, तो उनको जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है या प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट या डिटेंशन है वो उनको प्रिविलेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, कुछ वो आप लोग याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि पॉलिटी ऐसी है जो प्रैक्टिस से ही ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि इसके टर्म्स थोड़े पढ़ने में इजी लगते हैं लेकिन होते हैं थोड़े टफ, और क्वेश्चन बनाते समय वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।